हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की इस क्लास में बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर पे। प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस में और आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, आखिर प्रायोरिटी सेक्टर बोलते किसको है? तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है, पहला वर्ड रिलेटेड किस चीज से है? लोन से। बैंकिंग के लोन से रिलेटेड है। जो हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है, टोटल लोन, उसमें कुछ सेक्टर को कैटेगराइज किया गया प्रायोरिटी सेक्टर में। मतलब आरबीआई ने बोला कि ये जो सेक्टर्स हैं जो इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कुछ 8 सेक्टर्स उसमें आते हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे आगे। इनको आपको प्रायोरिटी देना है। सारे बैंकों को बोला गया, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या आरआरबीज हैं, उनको बोला गया कि आपको इनको प्रायोरिटीज देना है। दूसरे लोन की अपेक्षा आपको इनको कुछ फैसिलिटीज देनी है, लोन कम से कम टाइम में डिसबर्स करना है, और ये कुछ लिमिट्स, कुछ टारगेट्स दिए गए। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए ताकि आप कोई चीज मिस ना करें और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या है। हम डिस्कस कर लिया। अब इस प्रायोरिटी सेक्टर में किस किस सेक्टर को कैटेगराइज किया गया है वो देख लेते हैं। कुल 8 सेक्टर्स इसमें आते हैं। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर को डाला गया। दूसरा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, उसको डाला गया है। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो विदेशों से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज होती है, उसको भी हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में डालते हैं। कि हम देखेंगे आगे इसका हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं। फोर्थ वन इज एजुकेशन। जो भी एजुकेशन लोन होते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। हाउसिंग लोन्स कुछ कैटेगरीज प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम जान लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स में कुछ अलग अलग तरीके से आता है, जैसे वीकर सेक्शन आता है, मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, ये सब आता है। तो ये 8 तरह के जो लोन्स हैं, इन 8 तरह के जो लोन्स दिए जाते हैं उसको प्रायोरिटी सेक्टर में इसको कैटेगराइज किया जाता है। और बैंकों को आरबीआई ने दिशा निर्देश दिया गया है कि इसके लिए आपको एक फिक्स टारगेट है कि साल में आपको इतना टारगेट के अनुसार आपको लोन देने ही देने इस सेक्टर्स को है। फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको जल्द से जल्द लोन दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक रूल के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें देखना है। तो आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर में लोन करने के लिए सभी कमर्शियल एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए टारगेट फिक्स किया है, ईयरली टारगेट फिक्स किया है। आरआरबी और कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स है। तो पहले हम लोग कमर्शियल बैंक के लिए देखेंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए क्या टारगेट है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो है फॉर कमर्शियल बैंक्स 40% ऑफ टोटल एएनबीसी। ठीक है, टोटल एएनबीसी 40% ऑफ टोटल एएनबीसी। तो एएनबीसी क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। एएनबीसी, व्हाट इज एएनबीसी? इसका फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, एएनबीसी का फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसको बोलते हैं हम लोग। इसका 40%, तो ये एएनबीसी होता क्या है, इसको नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए हम लोग कि जितना भी लोन कमर्शियल बैंक ने दिया, टोटल लोन, उसको हम लोग एएनबीसी बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। मतलब कि जितना नेट बैंक क्रेडिट है उतना इसको हम लोग बोलते हैं एएनबीसी। इसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में करना ही करना है। ये आरबीआई का गाइडलाइन है। मान लीजिए किसी बैंक्स ने 100 करोड़ लोन किए हैं किसी कमर्शियल बैंक में, ये याद रखिएगा, कमर्शियल बैंक्स के लिए बात हो रही है, आरआरबी के लिए अलग टारगेट फिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें से 40 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में करना ही करना है। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लोन करना ही है, ईयरली टारगेट होता है। जितने भी कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स होते हैं
उनको ये कमर्शियल बैंक में प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं और फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, उनको ये टारगेट करना ही करना है। अच्छा, कमर्शियल बैंक में एक टर्म और आप कीजिएगा, जिनके भी 20 से, इसमें टर्म में लिखा रहता है 20 ब्रांचेस से ज्यादा, जिस भी कमर्शियल बैंक के 20 ब्रांचेस से ज्यादा हो, लेकिन वो फॉरेन बैंक के लिए आता है कि फॉरेन बैंक के ब्रांचेस कम रहते हैं, तो फॉरेन बैंक के लिए अलग टर्म क्या आता है, 20 ब्रांचेस से कम भी होगा तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर 20 ब्रांच से कम है तो उनको 38% करना है, और 20 ब्रांच से ज्यादा है तो 40% करना है। ये फॉरेन बैंक्स के लिए याद रखिए, पूछता नहीं है बट आपकी जानकारी के लिए ये बता देना जरूरी था। ठीक है, चलिए, तो अब 40% करना है। अब इसके लिए इसमें भी कुछ जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए सब टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि ये 40% तो करना ही करना है, बट आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी है, कुछ स्पेशल कैटेगरी लोन्स है, इसमें भी आपको सब टारगेट दिए जाते हैं कि 40% में से आपको इस सेक्टर्स के लिए स्पेशलिस्ट करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, एग्री के लिए 18% ऑफ एएनबीसी फिक्स है कि आपको 18% आपके टोटल नेट लोन का आपको 18% एग्री के लिए करना ही करना है। ये टारगेट है, इससे कम आपको नहीं करना है, इतना करना ही करना है। दूसरा एमएसएमई है, ये 7.5% ऑफ एएनबीसी है। ठीक है, एमएसएमई के लिए 7.5%, ये सब टारगेट्स होते हैं। जो 40% टारगेट दिया गया है ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर में, उसके अलावा ये सब टारगेट्स दिए जाते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इसको 18% ऑफ एएनबीसी, एमएसएमई इसके 7.5% ऑफ एएनबीसी। उसके बाद तीसरा जो आता है इसमें है, तीसरा है एडवांस टू वीकर सेक्शन। जो कमजोर वर्ग आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग आते हैं, उनके लिए जो एडवांस करना है वो भी आपको करना है। कितना? 10% ऑफ एएनबीसी। ठीक है, ये 10% ऑफ एएनबीसी। तो ये तीन चीज आप ध्यान रखिए। टोटल टारगेट कितना हो गया? 40% ऑफ एएनबीसी। एएनबीसी का फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब कि जितना भी लोन उन्होंने दिया है ओवरऑल, उसका 40% तो आपको करना ही है। साथ ही साथ कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है उसमें प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इसमें 18% ऑफ एएनबीसी करना है। एमएसएमई को 7.5% ऑफ एएनबीसी करना ही करना है, उससे कम आपको इस 40% नहीं करना है। और एडवांस टू वीकर सेक्शन में 10% ऑफ एएनबीसी करना ही करना है। ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी सब टारगेट दिया गया है आरबीआई द्वारा कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंकों को। ये चीजें आप नोट कीजिए और इसको याद रखिए। क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलग अलग को किसको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाता है। ये नहीं है, देखिए, ये नहीं बोला गया कि अगर कोई एजुकेशन लोन है तो प्रायोरिटी सेक्टर में ही आएगा, नहीं। उसमें भी कुछ उसमें लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस बनाया गया जिसके अनुसार कि उसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर का मेन फोकस क्या है कि जरूरतमंद तक लोन पहुंचना, मतलब जिसको जरूरतमंद हो। ये नहीं कि एजुकेशन लोन कोई बहुत बड़े विदेश में पढ़ने जा रहा है उसके लिए उसको 1 करोड़ 2 करोड़ एजुकेशन लोन चाहिए, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं आता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से जो प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स हैं उसमें कितना कितना लिमिटेशंस दिया गया है। जो फर्स्ट है वो है एजुकेशन लोन। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर में जो एजुकेशन लोन आता है, फर्स्ट वन इज एजुकेशन लोन। कितने तक का एजुकेशन लोन जो होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा? तो अप टू 10 लाख। जो 10 लाख तक का जो भी एजुकेशन लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होता है। इससे ऊपर कोई भी लोन गया अगर एजुकेशन लोन में तो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। एजुकेशन लोन में एक ही टर्म है। दूसरा आता है हाउसिंग लोन। घर बनाने के लिए जो भी लोन दिया जाता है वो हाउसिंग लोन होता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस बनाए गए हैं, कुछ एक लिमिट बनाया गया है कि इतने तक अगर ये चीजें अगर फॉलो करेगा तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। तो वो क्या है?
सबसे पहले देखते हैं कि इसका लिमिट कितना है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, वो है 35 लाख। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 35 लाख तक का कोई भी हाउसिंग लोन मेट्रो सिटीज में, याद रखिएगा 35 लाख तक का वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, टोटल हाउस कॉस्ट। इसमें एक चीज ऐड किया गया कि 35 लाख से ऊपर का लोन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन टोटल हाउस कॉस्ट भी 45 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 5 करोड़ का हम घर बना रहे हैं, 35 लाख हमने लोन ले लिया और प्राइवेट सेक्टर में काउंट होगा, नहीं। टोटल हाउस कॉस्ट, टोटल जो घर का खर्च है, टोटल खर्च वो 45 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख होना चाहिए। 35 लाख तक का जो लोन रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट होगा और घर कितना होना चाहिए, 45 लाख का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, हाउसिंग लोन में रिपेयर के लिए मिलता है, तो रिपेयर के लिए कितना मिलता है मेट्रो सिटीज में, रिपेयर के लिए मिलता है 5 लाख। 5 लाख आपको रिपेयर के लिए हाउसिंग लोन अगर मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में वो काउंट होगा। 5 लाख तक का लोन मिलना है रिपेयर के लिए तो वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रो सिटीज हो गया। मेट्रो सिटीज के अलावा जितने भी अदर सिटीज हैं उसमें कितना लिमिट है वो देखते हैं। तो मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है 25 लाख। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी हो गया 25 लाख, आपका मैक्सिमम एलिजिबिलिटी हो गया। और जो टोटल हाउस कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया, 35 लाख। तो टोटल लोन अमाउंट 25 लाख होना चाहिए और जो टोटल घर का खर्च है, जो घर बनाने में टोटल कॉस्ट लगा वो 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। इसमें अगर रिपेयर के लिए हम लोग लेते हैं तो 2 लाख आता है मैक्सिमम, इसका एलिजिबिलिटी है 2 लाख तक। अगर हम लेंगे, घर रिपेयर के लिए लोन ले रहे हैं, घर बना हुआ है हमारा, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है, उसके लिए भी लोन मिलता है, हाउसिंग लोन में वो कैटेगराइज होता है। और अगर हम 2 लाख तक के लिए लेते हैं अदर सिटीज में तो वो काउंट होगा प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, चलिए ये हो गया हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ये 2 चीजें हो गई, समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो भी लोन्स होते हैं उसको कुछ स्पेशल उनको स्पेशलाइज दिया जाता है कि उनको जल्द से जल्द लोन सैंक्शन करना है, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है कंपेयर टू अदर लोन्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है स्कूल्स बनाने के लिए कोई अगर लोन ले रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल्स, थर्ड वन इज पब्लिक टॉयलेट्स हो गया। फोर्थ वन इज ड्रिंकिंग वाटर के लिए अगर कोई चीज बन रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सोशल के लिए बनता है ना, कहीं पाइप देखेंगे आपके ड्रिंकिंग वाटर लगा हुआ है, बना हुआ है, उसके लिए भी लोन फाइनेंस होता है, बैंक उसके लिए भी लोन देती है। और पब्लिक टॉयलेट्स हो गया, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं पब्लिकली, ये सारी चीजें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हॉस्पिटल से भी, हॉस्पिटल नहीं, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें बनती हैं उसके लिए अगर फाइनेंस होगा तो वो आएगा प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, अब इसके लिए लिमिट कितना है वो देखते हैं। लिमिट है इसके लिए मैक्सिमम 5 करोड़। 5 करोड़ तक का जो भी लोन इन सब चीजों के लिए आएगा वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, जिस एनर्जी को हम लोग फिर से यूज कर सके। जैसे कि बिजली जो है वो तो एक बार
यूज कर लिया खत्म, पेट्रोल एक बार यूज कर लिया खत्म, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको हम लोग फिर से यूज करते थे, जैसे कि बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी फाइनेंस अगर बैंक करती है तो उसको भी हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें क्या क्या है, तो सोलर बेस्ड जनरेटर, बायोगैस बेस्ड जनरेटर, विंड मिल्स, जो भी ये चीजें हो गई, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। इसके लिए अगर बैंक अगर इसके लिए करेगी तो वो भी इसमें आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो भी आप पब्लिक यूटिलिटीज होती है जो चलती हैं, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से, वो भी इसी में आता है। जैसे कि कहीं भी आप देखेंगे कि जो कोई भी जो पब्लिक यूटिलिटीज है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड है, वो चीजें भी इसी में आती हैं। तो इसके लिए लिमिट्स क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी लेता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रहा है तो उसके लिए 15 करोड़ लिमिट है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रहा है तो उसके लिए कितना लिमिट है, 15 करोड़। और इंडिविजुअल्स के लिए, कोई इंडिविजुअल ले रहा है उसके लिए है 10 करोड़, ठीक है। सॉरी 10 करोड़ नहीं है, 10 लाख, ठीक है। ये चीजें हो गई आपको रिन्यूएबल एनर्जी में, इतनी सारी लिमिट आपको समझ में आया, कौन कौन चीजें आती हैं वो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी चीजें थी, इसके अलावा क्या क्या बच गया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये सारी चीजें इसमें बच गई। तो एग्रीकल्चर में कोई भी लोन होगा, किसी भी अमाउंट का लोन होगा, वो कैटेगराइज होगा प्रायोरिटी सेक्टर में, चाहे वो कोई भी लोन हो। एग्रीकल्चर में क्या क्या आती हैं, एग्रीकल्चर में कौन कौन चीजें आती हैं, जैसे फार्म रिलेटेड लोन जो लेगा, या उसके यूटिलिटीज के लिए जो कोई लोन ले रहा है, जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए हो, ये सब चीजें प्रायोरिटी सेक्टर में आती है। उसमें कोई लिमिट नहीं है। एग्रीकल्चर में जितनी भी चीजें, जितनी भी लोन किसी भी अमाउंट का होगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। एमएसएमई में भी सेम चीज है, एमएसएमई में कोई भी लोन कैटेगराइज, अगर कोई भी लोन हो रहा है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। बाकी जो चीजें थी, जो लिमिट्स थी, मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था कमर्शियल शेड्यूल बैंक के लिए। आरआरबीआई के लिए टारगेट अलग से दिया है। जो ग्रामीण बैंक्स हैं उसके लिए आरबीआई ने अलग से टारगेट सेट किया है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आरआरबी के लिए कितना टारगेट है, तो 75% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वहां पे हमने डिस्कस किया कमर्शियल बैंक के लिए कि एएनबीसी जो टोटल लोन दिया है, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग। दोनों में फर्क क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग की जब बात होगी तो जितना लोन बचा हुआ है, मान लीजिए टोटल आउटस्टैंडिंग समझिए, मान लीजिए 100 रुपए मैंने लोन, किसी बैंक ने लोन दिया, तो ये 100 रुपए जो है वो है एएनबीसी, टोटल क्रेडिट, टोटल लोन। मान लीजिए किसी ने उससे 50 रुपए लौटा दिए, कितना बच गया, 50 रुपए, ये आउटस्टैंडिंग है। यही आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसी को बोलते हैं, 50 रुपए बचे हुए हैं लोन। तो जितना भी बचा हुआ अमाउंट है उसका 75% आरआरबीज को टारगेट है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर में करना ही करना है। मेनली फोकस होता है एग्रीकल्चर पे, ठीक है, इसका मेनली इसीलिए 75%, क्योंकि मेनली फोकस किया गया है कमजोर और गरीब, मतलब नॉर्मल चीजों के लिए, गरीब लोगों के लिए, इसीलिए इसको इतना टारगेट दिया गया है। तो समझ गए आप लोग आउटस्टैंडिंग और एएनबीसी में क्या फर्क है। कमर्शियल को जो भी करना है वो टोटल लोन अमाउंट पे करना है, बट इसका टारगेट फिक्स है टोटल आउटस्टैंडिंग पे, कि जो जमा हो रहा है पैसा अगर, तो आपको अगले साल बढ़ाना है उसको। टोटल आउटस्टैंडिंग का 75% आपको हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर में रहना ही चाहिए। इसमें से भी एग्रीकल्चर के लिए सेम
18% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग रहना ही चाहिए। टोटल आउटस्टैंडिंग का 18% एग्रीकल्चर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज रहना चाहिए। किसको? आरआरबीज को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स को कितना रहना चाहिए? 8%। 8% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और एमएसएमई 7.5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और चीज आता है इसमें, वीकर सेक्शन को। ये सब टारगेट्स हैं इसके। वीकर सेक्शन को कितना करना है? तो 15% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। तो ये देख लीजिए, ये टारगेट है आरआरबीज के लिए दिया गया है। टोटल टारगेट कितना है उसका? 75% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग उसको प्रायोरिटी सेक्टर में क्रेडिट करना है, लोन देना है। इसमें से एग्रीकल्चर के लिए कितना है? 18% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग का 18% उसको एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर में लोन करना ही करना है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 8% करना है, एमएसएमई में 7.5% और वीकर सेक्शन को 15%। वहां पे वीकर सेक्शन कितना था? 10% था। यहाँ पे इसको वीकर सेक्शन को 15% करना है। ठीक है, कमर्शियल को कितना था? 10%। याद होगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके लिए देखते हैं। तो आपने टारगेट समझ लिए। इतनी सारी चीजें हैं आपको कि ये देखना है कि प्रायोरिटी सेक्टर में यही सब चीजें थी। इतनी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। इतना अगर आप कवर अप कर लेंगे, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर इसी में से रहते हैं। तो इसी के साथ अभी ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम आगे भी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड इतने सारे सेशंस लेके आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।